नमस्ते प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं टारगेट T20 सीरीज का जीएस प्रैक्टिस नेट नंबर 7। यानी कि इससे पहले हम इस क्लास के 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपको अकेडमी विद अखिलेश यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इन सभी प्रैक्टिस सेट्स की मतलब जो पीडीएफ है वो आपको अकेडमी विद अखिलेश नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मिलते रहे। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए मतलब अपनी क्वेश्चन को शुरू करेंगे। यानी हमारे क्लास के आज क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। यानी पहला क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है मादुरै, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि पहली जैन परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहां जैन परिषद पहली जो थी कहां आयोजित की गई थी? वो पाटलिपुत्र में। इसका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। यानी किसके शासनकाल में हुआ था पहली जैन परिषद का? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। यानी अध्यक्षता किसकी थी? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन शासनकाल किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई। यानी कि जो दूसरी जैन परिषद थी वो वल्लभी नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्धि क्षमा श्रमण, क्या है? क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी मतलब अध्यक्षता में हुई दूसरी जैन परिषद? वो देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? यानी कौन से धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर शब्द मतलब संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी है ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर डी है इस्लाम धर्म। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि जो दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किससे है? वो है जैन धर्म से। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जैन धर्म से दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध है। यहां देखेंगे जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। यानी कि जो जैन धर्म था उसे दिगंबर और श्वेतांबर दो समुदायों में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते थे। यानी सब श्वेतांबर थे वो कैसे वस्त्र धारण करते थे? तो वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में कैसे रहते थे? वो नंगे रहते थे। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, यानी कि जो स्थूलभद्र थे उनके शिष्य जो थे जैन धर्म में वो तो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य जो थे वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहे गए। यानी जो भद्रबाहु थे उनके शिष्य थे वो दिगंबर कहे गए या कहलाए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक या अलग करती है? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2000 को पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है सद्कार्य में विश्वास, ऑप्शन नंबर बी है जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी है वेदों की सत्ता की अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी है आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आचरण और आत्मनिर्वाण, क्या है? आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। यह दिया है आचरण और आत्म मृत्यु का चरम स्वरूप है
या रूप है, यह विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। विशेषता क्या है? ये जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। जो बौद्ध धर्म है वो किसके जीवन पर केंद्रित है? वो है बुद्ध के जीवन की कथाएं, शिक्षाओं पर केंद्रित है। जबकि जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। यानी कि जैन धर्म है वो किसके उस पे है? तो वो है महावीर स्वामी के जीवन पर केंद्रित है। जबकि जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध के जीवन पर केंद्रित है। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यानी वैशाली जो थी वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। कुल महाजनपद कितने थे? वो थे 16। यानी 16 महाजनपद मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि कपिलवस्तु के निकट कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी है संवहन, ऑप्शन नंबर सी है चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी है प्रति चक्रवात। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति चक्रवात। क्या है? प्रति चक्रवात निम्नलिखित में से कारक है जिसके भारत में वर्षा होती है। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। नंबर 1 है संवहनी वर्षा, नंबर 2 है भौगोलिक वर्षा या राहत वर्षा, नंबर 3 है चक्रवाती वर्षा या ललाट वर्षा। उसके बाद है प्रति चक्रवात का संबंध उच्च वायु दाब के केंद्र से है। यानी कि प्रति चक्रवात का संबंध किससे है? तो उच्च वायु दाब के केंद्र से है। प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। यानी कि जो प्रति चक्रवात में हवा कैसे होती है? ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। मौसम साफ रहता है एवं आमतौर पर वर्षा की संभावना नहीं रहती। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें वर्षा की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वही कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी है प्रति चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवीय चक्रवात। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि मतलब किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसको परिभाषित किया जाता है? तो प्रति चक्रवात को। किसको? प्रति चक्रवात को, मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति चक्रवात का संबंध उच्च वायु दाब के केंद्र से, यानी कि इसका जो संबंध किससे है? वो है प्रति चक्रवात का संबंध उच्च वायु दाब के केंद्र से है। प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतरित होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको पीछे। ध्रुवीय चक्रवात जिन्हें आर्कटिक चक्रवात या ध्रुवीय भंवर भी कहा जाता है, कम दबाव के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। क्या है ये? ध्रुवीय भंवर एक कम दबाव के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बादलों और गरज के साथ चलने वाली एक घूमती हुई संगठित प्रणाली है। क्या है? घूमती हुई एक संगठित प्रणाली है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमते हैं। क्या घूमते हैं? यानी कि जो क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे।
नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इनमें से कौन सी परत है जो वायुमंडल की जो मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी है बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर डी है मध्य मंडल। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हमसे पूछा गया है वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो होगी क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगी? क्षोभ मंडल। ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस परत में लगभग सभी मौसम की घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि होती है। क्या होती है इसमें? बादल, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि होती है। कोहरा किस टाइम पर आता है? ये सर्दी के मौसम में आता है, यानी कि अभी भी सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी ये कोहरा का मौसम है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है तथा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है या घटता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल मामला है? ऑप्शन नंबर ए है रेलवे, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यर्पण, ऑप्शन नंबर सी है बाजार एवं मेले, ऑप्शन नंबर डी है युद्ध एवं शांति। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं कब पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 को ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? वो क्या हो जाएगा? बाजार एवं मेले। क्या हो जाएगा? बाजार एवं मेले, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है 4थी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 6वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 10वीं अनुसूची। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से मुक्ति है? तो क्या है वो? 9वीं में। किसमें? 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसके अंतर्गत सम्मिलित विधि या कानून से इसको सुरक्षित रखने हेतु जोड़ा गया था। किस लिए जोड़ा गया था? इसको सुरक्षित रखने हेतु इसको जोड़ा गया था। तथापि सर्वोच्च न्यायालय, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल सन 1973 के पश्चात सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया जो ली गई है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से ली गई। कहां से? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से ली गई
अन्य विशेषताएं यहाँ पर जो दे रखा है, मतलब ये तो क्वेश्चन दे रखा था, उसके बाद इसकी अन्य विशेषताएं जो मतलब ब्रिटेन के संविधान से ली गई है वो यहाँ पर दे रखी हैं। विधि या कानून का शासन लिया गया है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद संसदीय शासन लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता ली गई है। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। उसके बाद है परम अधिकार लेख लिया गया है। इसके बाद है संसदीय विशेष अधिकार तथा द्वि सदनवाद। क्या है? द्वि सदनवाद। ये सभी विशेषताएं वो कहां से ली गई हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से ली। किसके? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी है भूमि। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य पर। किस पर? स्वास्थ्य पर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के 3 विषयों सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि को छोड़कर ये मतलब इन पर यो कानून बनाने का इसको अधिकार प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए है इरविन, ऑप्शन नंबर बी है जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर सी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी है स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कौन था? पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर जाएंगी। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का गठन वर्ष 1946 में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस थे भारत के राज्य सचिव एवं अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा ए.बी. अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1946 में किया गया था। और किसकी सिफारिश पर? तो यह कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। ब्रिटिश भारत 296 सीटें एवं देशी रियासतों से कितनी सीटें थी? तो 93 सीटें देशी रियासतों से शामिल थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नेट डोमेस्टिक प्राइस, ऑप्शन नंबर बी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी है नेशनल डोमेस्टिक प्राइस। तो सभी साथी बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पादन की एनईटी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी के हिरास्य को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जा सकता है या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग,
ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 मई सन 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय वो कहां पर है, वो है नई दिल्ली में। कहां है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। क्षेत्र इधर का है भारत सरकार। क्या है? भारत सरकार। नोट 23 मई 2019 के आदेश अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया है, निर्माण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बीमारियों की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी है मातृ मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर सी है शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर डी है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, वो क्या है? वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है। क्या है? एक समग्र सूचकांक है। मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत वर्ष 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, क्या है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा की गई। किसके द्वारा? मतलब पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी है असम। ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो सभी साथी बताएंगे होजागिरी निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो ये किसकी है? त्रिपुरा की। यानी ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होजागिरी मतलब त्रिपुरा की एक नृत्य शैली है, प्रसिद्ध नृत्य शैली है, नृत्य है। यहाँ कुछ नृत्य दे रखे हैं, उसके बाद उसका राज्य दे रखा है, कौन से राज्य में कौन से नृत्य हैं। त्रिपुरा का देखेंगे, त्रिपुरा में होजागिरी और क्या है? गरिया। इसके बाद है पंजाब। पंजाब में भांगड़ा प्रसिद्ध है और क्या है? गिद्दा। उसके बाद है असम। असम के लिए प्रसिद्ध क्या है? बिहू है और क्या है? अंकिया नाट। क्या है? अंकिया नाट। उसके बाद झारखंड। झारखंड का क्या प्रसिद्ध है? फगुआ नृत्य और क्या है? सरहोल। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में पद्म श्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है। यानी कि किस नृत्य से संबंधित है हमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी है कथक से। ऑप्शन नंबर सी है कथकली। ऑप्शन नंबर डी है ओडिसी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भरतनाट्यम में जो कौन से राज्य का मतलब एक शास्त्रीय नृत्य किसका है? ये है तमिलनाडु। किसका? तमिलनाडु का। उसके बाद कथकली कहां से है? कथकली है केरल से। कहां से? केरल से। उसके बाद ये है ओडिसी। ओडिसी है ओडिशा से। किससे है? ओडिशा से।
उसके बाद ये है कथक। कथक कहां से? उत्तर प्रदेश से। तो हमसे पूछा गया वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है, तो भरतनाट्यम से संबंधित किससे है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम से ये संबंधित है। वर्ष 2019 में नर्तकी नटराज पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। क्या है ये? ये किन्नर है, ट्रांसजेंडर है। क्या है ये? एक ट्रांसजेंडर है। यह शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की कलाकार है। क्या है? यह शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध कलाकार है। नर्तकी नटराज को प्राप्त पुरस्कार, इनको कौन कौन से पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं यहाँ पर ये दे रखे हैं। वर्ष 2007 में इन्हें क्या मिला था? तमिलनाडु सरकार द्वारा कलैमामणि पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद वर्ष 2016 में पेरियार मणिअम्मई विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? वर्ष 2016 में पेरियार मणिअम्मई विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इन योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है गोवा में। कहां पर? गोवा में किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़े मोदनी उत्तरी गोता में किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। क्या है? उत्तरी गोवा होगा, यहां पर गोवा तो नहीं होगा, गोवा होगा। गोवा में किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। यह गोवा में पुर्तगालियों पर मराठा शासकों की जीत की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? पुर्तगालियों को पर मराठा शासकों की जीत की याद में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक लड़ाई का दिखावा करते हुए तलवारों को इस तरह से लहराते हैं जैसे कि वे आप अपने, या यहां पर आपने हो गया, अपने दुश्मन या शत्रु पर वार कर रहे हैं। क्या है? अपने दुश्मन या शत्रु पर वार कर रहे हैं। इस तरह से ये मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तो गोवा में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर डी है सत्रिया। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे एक बार। यानी कि ओडिसी आपको बताया था मैंने कौन से राज्य संबंधित है, वो है ओडिशा से। उसके बाद है कुचिपुड़ी कहाँ का? ये है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद सत्रिया वो कहां से है? असम से। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित? वो है सत्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, सत्रिया इसका करेक्ट आंसर है। यहां दे रखे शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, इधर दे रखा है राज्य, और उसके बाद यहां से संबंध तथ्य यानी कौन से तथ्य है कौन से नृत्य से संबंधित हैं। सत्रिया कौन से राज्य का है? यह असम से। इसमें क्या है? उत्तर पूर्वी भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर पूर्वी भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है। उसके बाद है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का? यह है ओडिशा का। यह है सबसे पुराने और जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन से राज्य से है? यह है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। इसमें क्या होता है? कृष्ण लीला की प्रस्तुति होती है, यानी जो मतलब कुचिपुड़ी है उसमें क्या होता है? कृष्ण लीला की प्रस्तुति या इसका मतलब प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य में प्रायः निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का
वर्णन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भगवान हनुमान, ऑप्शन नंबर बी है भगवान कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी है भगवान राम, ऑप्शन नंबर डी है देवी दुर्गा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है वो है भगवान कृष्ण का। किसका है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, हमसे पूछा गया क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 20 नवंबर 2023 को ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की शिफ्ट में पूछा गया था। मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला को दिखाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के दो भाग जागोई और चोलोम होते हैं जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप है। मणिपुरी लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार राजकुमार सिंगाजीत सिंह हैं, उसके बाद दर्शना झावेरी, उसके बाद है गुरु बिपिन सिंह, उसके बाद है चारू सिज्जा माथुर आदि। तो सभी साथियों को आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का जो एक क्वेश्चन है आपको ये कमेंट में इसका आंसर देना है और ये भी जरूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें कमेंट में, जिससे कि मैं उससे थोड़ा मोटिवेट हूं और आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करा सकूं। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्षत्रिय नर्तकी है? ऑप्शन नंबर ए है सोनल मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी है सरोदी शैकिया, ऑप्शन नंबर सी है मल्लिका साराभाई, ऑप्शन नंबर डी है अरुणा काविनी। तो साथियों इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।